पीलीभीत में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकी मुठभेड़ में ढेर। आरोपियों ने पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से किया था हमला। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हुई बूंदाबांदी से गिरा पारा। और डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर पर कब्जा करने की दी धमकी। पनामा के राष्ट्रपति ने जताई आपत्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला के तहत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये नियुक्तियां सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई हैं। पीएम इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। पीएम ने बटन दबाकर ये नियुक्ति पत्र जारी किए। सरकारी नौकरियों में चयनित लोग 45 स्थानों से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इन 71,000 नियुक्तियों में लगभग 50,000 अर्धसैनिक बलों में हुई है। अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति पाने वालों में लगभग 5,000 महिलाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए युवा सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गिनाया। पीएम ने युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार उपलब्ध कराने से जुड़े प्रयासों का जिक्र किया। बीते 1-1.5 साल में ही लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है। लेकिन आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही है। पीएम ने अपने संबोधन में चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती का उल्लेख करते हुए उन्हें नमन किया। किसान दिवस पर देश के अन्नदाताओं को शुभकामनाएं देते हुए पीएम ने ग्रामीण भारत में रोजगार के लिए उठाए गए कदम गिनाए। जब सरकार ने गोबर धन योजना के तहत देश में सैकड़ों गोबर गैस प्लांट बनाए तो इससे बिजली तो पैदा हुई, हजारों नौजवानों को नौकरी भी मिली। जब सरकार ने देश की सैकड़ों कृषि मंडियों को इनाम योजना से जोड़ने का काम शुरू किया तो इससे भी नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने। जब सरकार ने इथेनॉल की ब्लेंडिंग को 20% तक बढ़ाने का फैसला किया तो इससे किसानों को मदद तो हुई ही, शुगर सेक्टर में नई नौकरी के भी मौके बने। जब हमने 9,000 के लगभग किसान उत्पाद संगठन बनाए, एफपीओज बनाए तो इससे किसानों को नया बाजार बनाने में मदद मिली और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी बने। नियुक्तियों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी का जिक्र करते हुए पीएम ने महिला सशक्तिकरण को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के विकास में आने वाली हर रुकावट को हटाने में लगी है। आजादी के बाद वर्षों तक स्कूल में अलग टॉयलेट न होने की वजह से अनेक छात्राओं को पढ़ाई छूट जाती थी। स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा हमने इस समस्या का समाधान किया। सुकन्या समृद्धि योजना ने सुनिश्चित किया कि बच्चियों की पढ़ाई में आर्थिक परेशानी न आए।
हमारी सरकार ने 30 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खोले, जिससे उन्हें सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिलने लगा। मुद्रा योजना से महिलाओं को बिना गारंटी लोन मिलने लगा। महिलाएं पूरे घर को संभालती थी, लेकिन संपत्ति उनके नाम पर नहीं होती थी। आज पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले ज्यादातर घर महिलाओं के ही नाम पर है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तेजी से रोजगार उपलब्ध कराए जाने की सराहना की। उन्होंने बताया कि ताजा नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी समाज का भरपूर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। 71,000 नियुक्तियों में से 20,901 अर्थात 29.21% नियुक्तियां ओबीसी समाज में की जा रही है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में आपके नेतृत्व में एनडीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में ओबीसी समाज की रिक्रूटमेंट में 27% का इजाफा हुआ है। इसके अतिरिक्त इन 71,000 नियुक्तियों में से 11,355 अर्थात 15.8% शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में है और 6,862 अर्थात 9.59% लगभग 10% शेड्यूल ट्राइब में। इसी तरह यदि बैकलॉग वैकेंसीज की बात करें, जिसका ताल्लुक भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी नियुक्तियों से है, तो 2004 से 2014 तक जब यूपीए के कार्यकाल में मात्र 1,08,000 नियुक्तियां हुई थी, गत 10 वर्षों में यह संख्या 4 गुना बढ़ करके 4 लाख तक पहुंच गई। ये आंकड़ा आपकी और आपकी सरकार की रिजर्व कैटेगरी के समाज के प्रति प्रतिबद्धता और प्राथमिकता को दर्शाता है। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता कुमार आलोक। कुमार, सबसे पहले तो भारत में युवाओं को पक्की नौकरियां देने का रोजगार मेले जैसा पहल एक अलग किस्म का पहल है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि चुनी सरकारों ने कभी इस तरह की पहल नहीं की। लेकिन सवाल ये है, इस रोजगार मेले की पहल ने युवाओं को रोजगार तो दिलाया है, लेकिन एक क्या ये विश्वास भी पैदा किया है कि पारदर्शी तरीके से युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो एक बेरोजगारी की एक लंबी समस्या दिखती थी, उसके कई नए क्षेत्र खुले हैं इस रोजगार मेले ने। देखिए, पहली रोजगार मेले की हम अगर बात करें तो सन 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद से लेकर अब तक उसके रोजगार मेले से आयोजन के पहले भी लाखों नौकरियां दी गई, सरकारी नौकरियां दी गई। इसके अलावा आपने देखा कि प्रधानमंत्री जो जिक्र किया सरकारी नौकरियों के अलावा आपने मुद्रा योजना की हमने बात की, प्रधानमंत्री ने बात की, और भी जो इथेनॉल को उन्होंने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया, जिससे कि चीनी शुगर सेक्टर में भी रोजगार के काफी अवसर प्राप्त हुए लोगों को। और एक चर्चा उन्होंने ये भी किया कि जो नई शिक्षा नीति बनी है, यानी जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें काफी अड़चने थी, तो उसको रोजगार परक कैसे बनाया जाए, तो उस एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव ला करके रोजगार के नए नए अवसर खोले जा रहे हैं सरकार के द्वारा। अगर हम आज की बात करें तो आज 71,000 डिफरेंट क्षेत्र में नौकरियां दी गई, पक्की नौकरियां दी गई। हम अगर बात करें, आप बात करें बैंकिंग की बात करें, आप अगर पोस्ट ऑफिस की बात करें, और लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो बहालियां हुई हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में हुई हैं। और इसके अलावा जो आज हमने जिस जगह पे हम थे, बसंत कुंज में जो सीआरपीएफ का सेंटर था, वहां बड़ी संख्या में जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया और उसके साथ बड़ी संख्या में उनके गार्जियंस भी उपस्थित थे और एक तरह से गौरवान्वित थे कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पुराना साल जाते जाते एक नई सौगात उन परिवारों को दे गया जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिला है।
तो कुल मिलाकर कहेंगे सरकार का ये प्रयास है कि रोजगार के क्षेत्र में सरकारी नौकरियों के अलावा और जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसको लचीला बनाया जाए ताकि रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा किए जा सके। जी आलोक, प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के संबोधन में अपने एक जिक्र और किया और ये देखा गया कि 2022 के बाद से तमाम संस्करण जो रोजगार मेले के हुए हैं उसमें महिलाओं को रोजगार देना, यानी कि देश की लड़कियों को उसमें शामिल करने की भी एक बड़ी संख्या रही है। क्या आपको लगता है कि G20 या भारत जो अपने सिद्धांत में इसको लेकर आ रहा है कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास, उसको भी एक बल देता हुआ है रोजगार मेले में भी, जब आप इस बात पे एक तरह से आपका फोकस रहता है कि उसमें कितना महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है? देखिए, महिलाओं को रोजगार, बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला है और डिफरेंट सेक्टर्स में मिला है। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो 10 सालों से जो सरकार चल रही है, एनडीए की जो सरकार चल रही है, उसमें महिलाओं के लिए काफी कुछ है। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जो ड्रॉप आउट था, खासकर लड़कियों का, क्योंकि उस समय शौचालय नहीं था, स्कूलों में शौचालय नहीं था, तो काफी ड्रॉप आउट था। लेकिन शौचालय के निर्माण से क्या हुआ कि ड्रॉप आउट में बहुत बड़ी संख्या में कमी आई है। और इसके साथ साथ समाज के जो डिफरेंट क्षेत्र हैं, अगर हम सेना की बात करें, अगर हम पायलट की बात करें, जो विमान उड़ा रही है, आज हमारी महिलाएं विमान उड़ा रही हैं। आज हमारी जो महिलाएं हैं, आप रेल इंजन जो आप लोको पायलट है, वो बड़ी संख्या में लोको पायलट में उनकी नियुक्ति हुई है। तो समाज का जो तबका, उन्होंने रिजर्वेशन का भी जिक्र किया कि जो विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि आने वाले समय में जो महिला और पुरुष में जो डिफरेंस, थोड़ा सा भी अगर डिफरेंसेस है, थोड़ा सा भी खाई अगर है, तो वो बराबर हो जाएगा। तो एक असली मायने में अगर कहा जाए कि महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखा है सरकार ने पिछले 10 सालों के अपने कार्यकाल में। जी आलोक, 2022 से अगर हम रोजगार मेले की बात करें तो लाखों ऐसे युवा युवतियां हैं जिनको रोजगार उपलब्ध हुआ है। लेकिन इस 10 साल की बात करें तो मोदी सरकार के 10 साल में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या, राजनीतिक पार्टियों या विपक्ष ने इस समस्या को एक तरफ इशारा किया और चुनाव में मुखर रूप से ये एक बड़ी, एक तरह से चुनावी मुद्दा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछली सरकारों ने भी इस तरह के किसी समाधान की तरफ आगे बढ़ी हैं रोजगार मेले की तरह से? देखिए, डिफरेंसेस देख लीजिए, पिछली सरकारों ने जो नौकरियां दी हैं, खासकर यूपीए के कार्यकाल की अगर आप बात करें तो नियोजन पे काफी संख्या में नौकरियां दी गई, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर ज्यादा नौकरियां दी गई। लेकिन अगर इस सरकार की बात करें 10 सालों के उनका पूरा लेखा जोखा आप देखेंगे तो मैं अगर 1.5 साल की अवधि में, यानी कि पिछले 1.5 साल में 10 लाख से अधिक पक्की नौकरियां सरकार ने दी, जो एक रिकॉर्ड है। तो ये तुलना कर पाना कि पिछली सरकार ने नौकरियां दी, राज्यों में भी बहुत सारे राज्यों में नियुक्तियां दी गई, लेकिन वो पक्की नौकरियां नहीं थी। और ये जो नौकरियां जो भी दी गई हैं, आज जो 45 डिफरेंट सेंटर पे आयोजित किया गया था ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम, तो आप ये सारी की सारी नौकरियां जो थी वो पक्की है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक, इस पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से बताने के लिए कि किस तरह से एक राजनीतिक मुद्दा भले ही बेरोजगारी रहा हो, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस राजनीतिक मुद्दे की और इस समस्या के समाधान के रूप में रोजगार मेले जैसी पहल शुरू की, जिसका बड़ा असर देखा गया है। लाखों की तादाद में युवाओं को पक्की नौकरियां अब उपलब्ध हो रही हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में क्रिसमस समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्डिनल्स, बिशप और चर्च के मुख्य सदस्यों सहित ईसाई समुदाय के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की स्थापना 1944 में हुई थी। ये संस्था पूरे भारत में सभी कैथोलिकों के साथ मिलकर काम करती है। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बढ़िया है, चलो। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। देश की उन्नति जिनके हाथों लिखी जा रही, जिनके कठिन परिश्रम से फसलें लहलहा रही, उन किसानों को कृतज्ञ भारत करता है नमन। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान है। पीएम किसान योजना के तहत 3.46 लाख करोड़ रुपए, फसल बीमा योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए, MSP हेतु 2 लाख करोड़ रुपए, कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं। देश राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहा है और भारत सरकार कृषि एवं किसानों के उत्थान के लिए निरंतर अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है। This is no ordinary sky.
This is where legends are born. Clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और अन्य पार्टी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल और आप सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने आरोप पत्र का विमोचन किया, जिसको नाम दिया गया है चार्जशीट। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान केजरीवाल की नाकामियां और घोटाले गिनाए। उनका कहना था कि केजरीवाल सरकार के 10 साल हो गए, लेकिन सिर्फ बवाल हुआ है और जनता बेहाल हुई है। केजरीवाल जी ने वायदे क्या किए थे? क्या थे केजू के झूठे वायदे? इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने कहा था 24 घंटे सातों दिन स्वच्छ और मुफ्त में नल से जल दूंगा। दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा। आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर है। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे, और यही नहीं, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहां से थोड़ा बाहर तो जाकर देखो। और बच्चों की उम्र कम करने का काम भी इन्होंने किया है। इन्होंने कहा था दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाएंगे। 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके, न जाने कितना मुक्त बनाएंगे। अनुराग ठाकुर ने आप पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को भ्रष्टाचारियों से बचाने की बात कही थी, लेकिन आपके 8 मंत्री और 15 विधायक भ्रष्टाचार के चलते जेल में जा चुके हैं। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, ऐसे 9-10 घोटाले इन्होंने कर दिए। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। ये कैसी सरकार है जो आई भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करने के लिए थी? कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, और भ्रष्टाचार युक्त शासन देने का काम किया है। जिसके 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके हैं। कोविड के समय हमने एक बात तो देखी थी माननीय विजेंद्र जी, कि वर्क फ्रॉम होम तो चला था, वर्क फ्रॉम जेल मॉडल अरविंद केजरीवाल ने देश को दे दिया। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, भारतीय अभी हालांकि दिल्ली चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक तरह से आरोप और आक्रामक अंदाज में अब आम आदमी पार्टी पर, और अगर हम ये कहें कि केंद्र में सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार को लेकर चार्जशीट एक तरह से अब भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। जनता इस चार्जशीट को किस तरह से लेगी? देखिए, बीजेपी ने ये जो आरोप पत्र, ये जो चार्जशीट आज जारी की है, उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी, आतिशी मार लेना, दिल्ली की सरकार, इस सबके केंद्र में अरविंद केजरीवाल हैं, जिन पर आरोप लगाते हुए तथ्यों के हिसाब से उन वादों को सामने रखा गया है जो अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के लिए किया था। और अब इतने वर्ष बीत गए हैं, उन वादों का क्या हुआ उसको अब सिलसिलेवार तरीके से पूछा गया है। चाहे वो यमुना साफ करने की बात हो, दिल्ली सरकार जिस तरह से ढोल पीटती है शिक्षा मॉडल का, उस पर यह बताया गया है कि आज 2 लाख से ज्यादा छात्र उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है। ये भी कहा गया कि 9वीं और 11वीं में जानबूझकर छात्रों को फेल कर दिया जाता है, जिससे कि रिजल्ट ठीक दिखाया जा सके। इस तरह के आरोप हैं और घोटालों की एक पूरी फेहरिस्त रखी गई है कि कैसे, आपने सुनाया भी कि 8 मंत्री जेल में रहे,
इनके 15 विधायक जेल में रहे, कई पार्षद जेल में हैं। तो ये जेल वाली सरकार है। वर्क फ्रॉम होम की जगह पर वर्क फ्रॉम जेल का एक मॉडल अरविंद केजरीवाल ने दिया है दिल्ली में, आपने सुनाया भी इसको। तो अब दरअसल बीजेपी 40 पन्नों की पेज की इस आरोप पत्र चार्जशीट के जरिए सिलसिलेवार तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में वादे किए थे उनकी पोल खोलने का काम किया है कि कैसे इन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, चाहे वो प्रदूषण को लेकर हो, यमुना सफाई को लेकर हो, या फिर स्वास्थ्य को लेकर हो, या शिक्षा को लेकर हो। स्वास्थ्य पर बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जिस मोहल्ला क्लिनिक की बात करते थे, आज वहां पर कई जगह पर जानवर लेटते हैं, दवाइयां नहीं मिलती। तो ये एक सीधा आरोप है अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर, उनके दावों पर, उनके वादों पर। शैलेंद्र, तकरीबन कह सकते हैं 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अब जब ठीक चुनाव से पहले अनुराग ठाकुर को एक चेहरे के तौर पर सामने किया है, अपनी रणनीति को बीजेपी क्या धीरे धीरे खोल रही है। अनुराग ठाकुर का आज चार्जशीट को जारी करना क्या रणनीति बताता है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, बीजेपी अपने बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देती रही है चुनाव लड़वाने में या फिर चुनाव की रणनीति तय करने में। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली की कई विधानसभाओं में रणनीति बनाने में, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने में काफी अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। उस लिहाज से आप देखें तो दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की एक पूरी टीम लगाई गई है जो दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर काम करेगी। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट के लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है कि जो दमदार तरीके से बात रख सकते हैं, जो तथ्यों के साथ बीजेपी की तरफ से बात रख सकते हैं, ऐसे नेताओं को आगे करके उनसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए जाए, जिससे बेहतर तरीके से दिल्ली की जनता को संदेश दिया जा सके। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी थे और वो टीम थी पूरी विजेंद्र गुप्ता की, जिन्होंने इस पूरी चार्जशीट को तैयार किया था। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की एक रणनीति है कि वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए, जिससे जनता को इस संवाद के जरिए बताया जा सके कि जो गलती दिल्ली में हुई थी वो दोबारा न हो विधानसभा चुनाव के बाद, और जो दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है वो ना झेलना पड़े। और बीजेपी इसीलिए उन तथ्यों के साथ सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, जबकि वो चुनाव सामने है तो नए वादों के साथ फिर से सामने आए हैं। जी शैलेंद्र, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल की अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान घोटाले और तमाम वो वादे जो पूरे नहीं किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, उनका लेखा जोखा चार्जशीट में शामिल करके इस पुस्तिका का एक तरह से अनावरण किया है। और साथ ही साथ दिल्ली की जनता के सामने अनुराग ठाकुर को भी इस चुनाव में एक तरह से उतारा गया है, कमान दी गई है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस चुनाव में वो उस कमान को संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र अभी तक की जानकारी के लिए। और आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी स्टंट बताया है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि केजरीवाल सरकार 10 साल तक सत्ता में रही, लेकिन उसने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे, नहीं बना पाए। शानदार हॉस्पिटल बना देंगे, शानदार स्कूल बना देंगे, वो भी नहीं कर पाए। और अब नए वादे कर रहे हैं। अरे 10 साल से आप क्या कर रहे थे? और आपने पंजाब में भी महिलाओं को इसी प्रकार की राशि देने का वादा किया था, कितनी महिलाओं को दिया गया? तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल चुनाव से पहले एक प्रकार से भ्रमित करने के लिए जनता को किए गए चुनावी वादे हैं। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल महिला सुरक्षा के नाम पर महिलाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि अगर आम आदमी पार्टी को महिलाओं के लिए कुछ करना था तो पिछले 10 वर्षों में क्यों नहीं किया? वास्तविकता ये है कि अरविंद केजरीवाल बौखला गए। 10 साल तो महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं। महिलाओं के सुरक्षा के नाम पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को खुद अपने घर में पिटाई करवाई। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार इनके विधायक करते रहे, कुत्ते तक छोड़ते रहे अपनी पत्नियों पर। और अब जब चुनाव आ गए तो महिलाओं को गुमराह करने के लिए झूठ बोलकर महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं।
मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, अगर महिलाओं को, बहनों को कुछ देना था तो आपके 10 साल थे आपके पास। ये झूठे फार्म भरवा के क्यों बहनों को छलने की कोशिश कर रहे हो? वहीं बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने भी दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर पिछले 10 वर्षों में वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। आज अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि बहनें बहुत मेहनत करती हैं, इनके लिए कुछ होना चाहिए। 10 साल में आपको कुछ नजर नहीं आता है, चुनाव नजदीक आता है तो आप कहते हैं हमें बताइए। अरे आप तो राजेंद्र नगर के नाले तक साफ नहीं करा पाए। दिल्ली में कूड़े के ढेर जगह जगह हैं। राजधानी होने का जिस शहर को एक अभिमान, एक गर्व मिलना चाहिए था, उस देश को आज आपकी वजह से अपनी राजधानी इतनी पानी को लेकर, बिजली की समस्याओं को लेकर, बुजुर्गों की परेशानी को लेकर, प्रदूषण की समस्या को लेकर दिल्ली देश की आज एक क्वेश्चन मार्क बन गई है। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। देश की उन्नति जिनके हाथों लिखी जा रही, जिनके कठिन परिश्रम से फसलें लहलहा रही, उन किसानों को कृतज्ञ भारत करता है नमन। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान है। पीएम किसान योजना के तहत 3.46 लाख करोड़ रुपए, फसल बीमा योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए, MSP हेतु 2 लाख करोड़ रुपए, कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं। देश राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहा है और भारत सरकार कृषि एवं किसानों के उत्थान के लिए निरंतर अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गुरदासपुर चौकी पर ग्रेनेड से हमला करने वाले तीनों खालिस्तानी आतंकी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए। एनकाउंटर में आतंकवादी गुरविंदर सिंह, जसप्रीत सिंह और वीरेंद्र सिंह को गोली लगने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक आतंकियों के पास से कई हथियार बरामद हुए हैं। बता दें कि आतंकियों की धरपकड़ के लिए पंजाब और यूपी पुलिस ने मिलकर एक संयुक्त अभियान के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये तीनों ही पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे। इनके पास से 2 AK-47 राइफल्स, 2 पिस्टल समेत भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। तीनों की मृत्यु हो गई है। इनसे एक चोरी की बाइक रिकवर हुई है, जो कल थाना पूरनपुर से चोरी हुई थी शाम को। 2 AK-47 गन्स या AK मॉडिफाइड गन्स रिकवर हुई, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल्स रिकवर हुई हैं और भारी मात्रा में असला रिकवर हुआ है। इन्होंने बहुत ही अंधाधुंध फायरिंग पुलिस पर की थी और इसमें जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। 2 हमारे पुलिसकर्मी, एक थाना माधव टांडा से कांस्टेबल सुमित और एक कांस्टेबल शाहनवाज, ये 2 लोग घायल हुए हैं। इनका भी प्राथमिक उपचार CSC पूरनपुर पे किया गया है और उसके बाद उन्हें अग्रिम उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन लकीली दोनों खतरे से बाहर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जारी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान CM योगी निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री आज सबसे पहले टेंट सिटी के साथ ही मेला सर्किट हाउस का निरीक्षण करेंगे। फिर वह दशाश्वमेध घाट प्रयागराज पर पूजा अर्चना एवं स्वच्छता आरती का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री मेला प्राधिकरण सभागार में कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वह स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। साथ ही प्रयागराज रेलवे जंक्शन का भी निरीक्षण करेंगे। बता दें कि महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रयागराज में होना है। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। और प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान नाव परिचालन के कारण होने वाली दिक्कतें अब नहीं होंगी। श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए रिवर ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। महाकुंभ मेले के शुरू होने से पहले ही नदी में नाव के आने जाने के लिए रूट बनाया गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से बनाए गए नदी यातायात प्रबंधन प्लान में यमुना नदी में 4 किलोमीटर लंबी रिवर लाइन तैयार की गई है। इसके बाद नदी में आने जाने के लिए अलग अलग रूट पर बोट चलेगी।
वहीं जल यातायात प्रबंधन के लिए 2000 से अधिक जल पुलिस के जवान तैनात होंगे। धर्म और आस्था की नगरी तीर्थराज प्रयाग में 13 जनवरी से महाकुंभ मेले की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था के लिए प्रशासन ने नदी में यातायात प्रबंधन योजना तैयार कर ली है। यहां पर 4000 से अधिक नावों का संचालन किया जाएगा। महाकुंभ में कुल 6000 से ज्यादा चप्पू वाली नावें चलेंगी, जिनका लाइसेंस जारी होगा। पुलिस ने जल यातायात व्यवस्था की जानकारी दी। ये हमारे पास बहुत सारी नावें आप देख रहे हैं, चप्पू वाली नावें जो यहाँ के लोकल मल्लाह चला रहे हैं, उन सभी को रजिस्टर किया जा रहा है। और अभी नाविक संघ से भी मेरी बात हुई थी, लगभग उन लोगों की जो संख्या है, जो तादाद है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोगों को ये ऐसा महसूस हुआ कि अभी यही राइट टाइम है कि हम अभी से रूट को प्लान करना शुरू करें, ताकि लोग अभ्यस्त हो सकें और जान सकें कि जो नावों का संचालन होगा वो पूरे कुंभ की अवधि के दौरान कैसे होगा। ट्रैफिक जो हमारा वाटर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है, उसके सहयोग के लिए ये डाला है। इसके एक साइड से नावें आएंगी, एकल दिशा मार्ग की हम प्रणाली अपना रहे हैं, ताकि कोई भी बोट कैप्साइज होने की संभावना मिनिमम हो सके। आपस में बोटें लड़कर कोई हमारे श्रद्धालुओं को कोई खतरा ना हो सके, इसका प्रयास कर रहे हैं, ताकि वन साइड से आना होगा और वन साइड से जाना होगा। और नाविकों को पिछली बार भी अच्छा नाव चलाने का मौका मिला था, इस बार भी उनकी ट्रैफिक व्यवस्था अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और बीच में ये कट कर देंगे, जिससे किला घाट का हमारे यात्रियों को हमारे नाविक नहला लेंगे। इससे कितना घटना दुर्घटना होने से संभावना? दुर्घटना कोई नहीं होगी, इससे ट्रैफिक से कोई घटना नहीं होगी। बशर्ते पुलिस के जवान, हमारे जल पुलिस जवान मुस्तैद रहेंगे। हम लोग अपने नाविक नाव चलाने वालों को भी समझा दिया गया है, जितनी सवारी की ऑर्डर हुआ उतना ही आप बैठाने काम करेंगे। और प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, उस पर और बात करने के लिए रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेंद्र, श्रद्धालुओं को किसी भी मोर्चे पे या फिर इस 1.5 महीने के दौरान महाकुंभ के किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके कई इंतजाम किए जा रहे हैं। उसी में से एक इंतजाम रिवर लाइन है। हम ये जानना चाहेंगे कि हर साल जब श्रद्धालु पहुंचता था हर महाकुंभ और कुंभ के मौके पर, तो वो क्या परेशानियां थी जो श्रद्धालुओं को सामने आती थी, जिनको अब दूर किया जाएगा, खासकर कि जिस तरह से पूरा नदी के प्रबंधन को लेकर, उस यातायात के प्रबंधन को लेकर काम किया जा रहा है? देखिए, यातायात प्रबंधन का काम किया जा रहा है और नाविकों से परमानेंट बैठ के बात की गई। कुछ इशूज थे, उनको सॉल्व किया गया है और प्रशासन चाहता है कि नदी में नाव एक तरफ से जाएं और दूसरी तरफ से जाएं। उसके लिए इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि होता क्या था कि नाव कहीं से भी लेकर गए और वापस आए तो नाव आपस में टकरा जाती थी, कई बार खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी। तो एक तरफ से जाएंगे, दूसरी तरफ से आएंगे, तो 1 बाय 1 नाव जाने का भी उसी तरह होगा कि जो नाव आई है वो पहले जाएगी, जो पहले आई वो पहले जाएगी। तो इस तरीके का प्रबंधन किया जा रहा है, क्योंकि 40 करोड़ लोग से अधिक लोग वहां आने वाले हैं और सभी प्रयास करते हैं कि तीर्थराज के जो संगम तट है, नोज है, उससे आकर के जाके जहां दो नदियां मिलती हैं वहां स्नान करें। तो वो प्रयास रहेगा कि नाव की संख्या बहुत हो जाती है, आसपास के जिलों की भी नावें वहां आ जाती हैं, क्योंकि नाव से लोग घूमना चाहते हैं। कई लोग होते हैं जो स्नान के लिए जाते हैं, कई लोग पर्यटन के लिए भी होते हैं कि नाव में बैठ के पर्यटन कर रहे हैं। तो दोनों नावें अलग अलग की जा रही हैं, जो स्नान के लिए जाएंगी वो अलग है, जो पर्यटन वाली नावें हैं वो अलग है। तो इस तरीके से व्यवस्था की जा रही है कि कोई व्यवधान भी ना हो और लोगों को स्नान करने के लिए और सुविधाजनक तरीके से, कि कोई दुर्घटना ना हो, कि पानी में कोई नाव टकरा रही, इस तरीके की परिस्थितियां ना हो, उसका प्रबंधन किया गया। ऋतु जी, रामेंद्र, क्या नावों की ऑनलाइन बुकिंग जैसी भी कोई व्यवस्था की गई है? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ के तौर पर भी विश्व के सामने पेश किया जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं का ऑनलाइन होना या फिर सहूलियत होने पे जो काम किया जा रहा है, उसमें इस तरफ किस तरह की पहल है? देखो, प्रशासन इनको एक लाइसेंस जारी करेगा और इनकी नंबरिंग करेगा, फिर एक ऐप बनाएगा कि अगर जरूरत है तो लोग वहां से बुक कर सकते हैं और अपने नाव के नंबर पर पहुंच सकें। अभी तक इनको लाइसेंस नहीं जारी किया गया, इनका नंबरिंग नहीं की गई है। दोनों चीजें होने के बाद ये व्यवस्था भी, ये सुविधा भी मिल सकती है। कुंभ में फिलहाल अभी तक नहीं की गई है, इसीलिए उनको लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं, उनकी नंबरिंग की जा रही है कि ये व्यवस्था उनको मिल सके। ऋतु जी, रामेंद्र, वैसे बहुत कम समय ही रह गया है। अगर तैयारियों के लिहाज से हम पूछें तो एक तरह से अंतिम दौर में होगी और मुख्यमंत्री आज दौरा कर रहे हैं तमाम निरीक्षण करने के लिए। क्या तैयारियां हैं और कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जो एक तरह से कहा जाए पूरी तरह अब तैयार दिखाई देता है, पूरा सिस्टम महाकुंभ के लिए प्रयागराज का?
देखिए रितु, ये संगम तट पर आस्था और हिंदू सनातन संस्कृति की आस्था का भी संगम है और मुख्यमंत्री इसके लिए लगातार प्रयासरत रहे। क्योंकि 40 करोड़ जो लोग आएंगे, उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग है कि जो कुंभ में आए, कुंभ में उत्तर प्रदेश का जो आज का वातावरण है इसको देश दुनिया तक लेकर जाएं। क्योंकि इसी से निवेशक आते हैं, इसी में बड़ा तमाम उद्योगपति आएंगे, इसी में उत्तर प्रदेश की जो पहचान है बदलने वाले लोग आएंगे। तो वो सारी तैयारियां, जैसे टेंट सिटी लगभग कंप्लीट होने की पोजीशन पर है, डोम सिटी में काम चल रहा है, जो टूरिज्म वाला हिस्सा है, जो टेंट लगाए जा रहे हैं उनमें काम चल रहा है, जो पुल हैं वो बन गए हैं, जो पूरे रेलवे स्टेशन है उनको व्यवस्थित कर दिया गया है, जो नावें हैं वो बना दी, एक लाइनिंग में कर दी गई है, उनका स्थल चयन कर दिया गया है, लैट्रिन बाथरूम के जो टेम्परेरी शेड हैं वो सारे लगा दिए गए हैं। तो इस तरीके से मोटा सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, फिनिशिंग टच देना बाकी है और उम्मीद है कि समय रहते हो जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को लगा रखे हैं और समीक्षा बैठक भी करेंगे कि कहाँ क्या कमियां रह गई हैं, उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, समय के साथ दुरुस्त किया जाए। तो वो तैयारियां भी ऋतु उम्मीद करिए कि पूरी हो जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल रामेंद्र, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक हार्ड टास्क मास्टर के तौर पर देखा जाता है, 2019 के अर्धकुंभ की जो तैयारियां दिखाई दी थी, जो बदलाव दिखाई दिया था प्रयागराज में, उससे कहीं गुना ज्यादा की उम्मीद देश दुनिया कर रही है जब प्रयागराज पहुंचेगी और उसी का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री खुद वहां मौजूद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और संभल के चंदौसी में राजस्व विभाग द्वारा कराई गई एक जमीन की खुदाई के दौरान मिली बावड़ी का काम आज भी जारी है। संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणगंज में बावड़ी वाले कुएं के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर नगर पालिका परिषद की मदद से तहसील प्रशासन ने खुदाई कराई। इस दौरान प्रशासन को नीचे 4 कमरे नुमा स्थान मिला है। संभल के जिलाधिकारी के मुताबिक ये 400 वर्ग मीटर एरिया और बावड़ी तालाब के तौर पर दर्ज है। प्रशासन द्वारा धीरे धीरे खुदाई करवाई जा रही है जिससे इसके स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे। वर्तमान में ये 210 वर्ग मीटर है जिस पर अतिक्रमण हटवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये बावड़ी लगभग 125 से 150 वर्ष पुरानी है। केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में असफल होने पर छात्रों को फेल नहीं किया जा सकता। फेल होने के 2 महीने के भीतर छात्र को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा और उसमें भी फेल होने पर छात्र को अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अधिसूचना जारी कर कक्षा 8 तक नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। हालांकि ये प्रावधान भी किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित न किया जाए। गौरतलब है कि 2019 में आरटीई एक्ट में संशोधन कर राज्यों को इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नो डिटेंशन पॉलिसी को जारी रखा था, जबकि बाकी 18 राज्यों ने फेल करने पर बच्चों को डिटेन करने का निर्णय लिया था। बच्चों के लर्निंग आउटकम में गिरावट को देखते हुए केंद्र सरकार ने नए नियम लाने का निर्णय लिया। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। और ये रूल्स में इससे ये संभव हो सकेगा। तो मैं समझता हूं इससे तो शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। ये लिए चलते हैं आपको सीधे भाजपा मुख्यालय, जहां इस समय रविशंकर प्रसाद प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी देश भर में कुछ नाटक कर रही है। अंबेडकर जी के प्रति बहुत प्यार उमड़ गया है उनको। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो पार्टी को ऐसा लगा कि थोड़ा हिसाब बराबर आज होना चाहिए, तो पार्टी की ओर से कांग्रेस के चेहरे को बेनकाब करने के लिए हम आए हैं।
जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के महान सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमेशा अपमान किया, जिनको संविधान सभा का मेंबर नहीं बनने दिया, तो मंडल जी के आग्रह पर वो खुलना से लड़े जो आज के बांग्लादेश में है। जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को 1952 के लोकसभा के चुनाव में हरवाया, 54 के बाई इलेक्शन में हरवाया, जिस डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने मजबूर किया कि वो देश के कानून मंत्री से इस्तीफा दें, जिस देश के महान सपूत भारत रत्न को कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न भी नहीं दिया, वो काम भी 89 में तब हुआ जब बीजेपी की सरकार वीपी सिंह का समर्थन कर रही थी। जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर का एक स्मारक नहीं बनने दिया, वो आज चली है उनके नाम पर प्रेस करने के लिए। कांग्रेस पार्टी, स्टॉप दिस हिपोक्रेसी। उनका इस्तीफा कहां है? डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था, और आज देश को आज के दिन जानना जरूरी है कि जब भी कोई इस्तीफा देता है, अगर वो आग्रह करता है तो उसको सदन में बोलने का अवसर मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर को इस्तीफा देते समय बोलने नहीं दिया गया, बाद में उन्होंने स्वयं उसको रिलीज किया, और आज हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर का वो बकायदे फुल टेक्स्ट ऑफ हिज रेजिग्नेशन लेटर है जो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। दिस इज द टेक्स्ट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर्स रेजिग्नेशन लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। और उसमें उन्होंने नेहरू जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है। पहला कहा है कि मैं सबसे योग्यतम था, मैं फिनांस में था, मैं इंडस्ट्री में पढ़ा हुआ था, मुझे एक भी उससे मिला जुला विभाग नहीं दिया गया, मुझे एक भी सीरियस पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं दिया गया, मुझे लॉ मिनिस्ट्री दी गई, उसमें भी ईमानदारी से काम नहीं करने दिया गया। हिंदू कोड बिल जो हम इतना गंभीरता से ला रहे थे, उसको नहीं पूरे करने दिया गया। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को उचित सेफगार्ड और संरक्षण नहीं दिए गए, और दिए गए किसको? तो खाली मुस्लिम्स को। और मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, आज मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं। I have been wondering whether there is any other parallel in the world to the condition of scheduled caste in India. I cannot find any, and yet why is no relief granted to scheduled castes? Compare the concern the government shows over safeguarding the Muslims. The Prime Minister's whole time and attention is devoted to the protection of Muslims. I yield to none, not even to the Prime Minister, in my desire to give the Muslims of India the utmost protection. But what I want to know is, are the Muslims the only people who need protection? ये उनके इस्तीफे के पत्र के बहुत बड़े बिंदु हैं कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासियों को संरक्षण नहीं देते, सिर्फ मुसलमानों को ही देते हैं। उनको दीजिए, मेरी आपत्ति नहीं है, लेकिन इनको क्यों नहीं? ये चिट्ठी इसलिए नहीं आने दी गई।
कांग्रेस पार्टी बताए कि डॉक्टर अंबेडकर का त्याग पत्र को क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आने दिया गया, क्योंकि उसके आने से जवाहरलाल नेहरू की पगड़ी उछलती। हाँ? और आपको तो मालूम ही है कि उन्होंने किसके बारे में क्या क्या लिखा। ये माननीय अमित शाह जी ने सदन में कहा था कि डॉक्टर बीसी रॉय ने पूछा कि राजा जी इस्तीफा दे रहे हैं और अंबेडकर जी दे रहे हैं, क्या कहना है? तो नेहरू जी ने कहा, डॉक्टर रॉय, I may have some concern with the resignation of Rajagopalachari ji, but the resignation of Dr. Ambedkar will make no impact at all. ये उनके शब्द हैं। मेरे पास वो चिट्ठी की कॉपी है, लेकिन चूंकि वो रिकॉर्ड पर आ गया है इसलिए मैं उसको नहीं कहना चाहता। कांग्रेस पार्टी किस मुंह से आज चली है? मैं कांग्रेस पार्टी के एक महामंत्री, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो बहुत क्लोज है राहुल गांधी से, जब राहुल गांधी पर केस हुआ धक्का मुक्की करने का, तो उन्होंने क्या कहा? इट इज ए बैज ऑफ ऑनर इन आवर फाइट टू ऑनर द लीगेसी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। वाह रे वाह, क्या झूठ का पुलिंदा है। आपके नेता ने सांसदों को धक्का दे दिया, उनको गिरा दिया, उनको चोट लगी, उनको पट्टियां लगी, उस पर केस हुआ है और उसको आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलना और नाटक करना कब बंद करेगी? जब भी नेता जाते हैं तो उनकी स्मृतियों को हम सम्मान करते हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने एक उनको स्मृति नहीं बनने दिया। जहां उनका जन्म स्थान हुआ वो स्मारक बना जब सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री थे। संभवतः अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, उसके उद्घाटन मुझे याद आता है। ये जो आपका अंबेडकर सेंटर है, इसे चंद्रशेखर जी ने अलॉट किया था एज द प्राइम मिनिस्टर। इन लोगों ने बनने नहीं दिया। और यहां कई वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आपको याद होगा जब मोदी जी की सरकार आई तो उसको बनाया गया। लंदन में जहां वो रहते थे उसको भी स्मृति बनाया गया है। दिल्ली में जहां वो रहते थे उसको भी स्मृति बनाया गया है। नागपुर में दीक्षा भूमि और मुंबई में चैत्य भूमि ना, चैत्य भूमि, वो भी काम चल रहा है। एक उनकी स्मृति का कोई काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। और बाकी तो देश भर में नेहरू जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, संजय गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर सड़कें ही हैं, स्मारक ही हैं, अस्पताल हैं। मुझे याद है एक कार्टून मैंने देखा था और बहुत यूनिक कार्टून था। एक जंगल का नाम फॉरेस्ट सफारी गांधी परिवार के किसी मेंबर के ऊपर था। तो बच्चा पूछ रहा है, डैडी कैन वी हैव एनीथिंग बियॉन्ड द फैमिलीज नेम? तो पिताजी चुप हैं। यही सच्चाई है। आपके हृदय में इतना भी विशालता नहीं थी, थोड़ी भी नहीं, कि आप उनके लिए एक स्मारक बनाते। और आपको बता दूं, कानून के छात्र के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसलिए नहीं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने कि वो एक शेड्यूल कास्ट है। वो इसलिए बने कि वो संविधान सभा में सबसे अधिक वेल रेड व्यक्ति थे। He was a barrister. He was MA in 3 subjects from Columbia. मतलब जितने संभावित डिग्री हो सकती है उन्होंने लिया था। और जब भी मैं उनको पढ़ता हूं, उनकी अंग्रेजी पढ़ता हूं, उनकी समझदारी पढ़ता हूं। और आज के दिन में एक बात जो पार्टी के राष्ट्रीय मंच से बोलना चाहूंगा। मैं बचपन से ही अपनी पार्टी के अलावे एक लोकनायक जयप्रकाश नारायण और एक डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से बहुत प्रभावित रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर का एक पैम्फलेट है, नो प्यून नो वाटर। मुंबई में स्कूल में पढ़ते थे तो चूंकि वो इस जमात से आते थे, छुआछूत की सच्चाई थी,
तो बाकी बच्चों के लिए अलग घड़ा था, वहां जाके पानी पी सकते थे। और जितने इस समाज के बच्चे थे वो दिन में 2 बार लाइन में बैठते थे और एक चपरासी घड़ा से गिराता था, पानी पी लीजिए। एक दिन वो चपरासी छुट्टी पर था और ये प्यासे रह गए सभी लोग। उन्होंने कहा नो प्यून नो वाटर। मैं बड़ौदा में उस स्थान पर भी गया हूं जब उनको कोई जगह नहीं मिली रहने के लिए, तब व्यक्ति एक पार्क के नीचे जो शाहजी ने बनाया था, मां के महाराजा ने, उसके नीचे बैठे थे। तो बाद में जनता ने उनके लिए रहने का इंतजाम किया। इतनी प्रताड़ना पर भी उन्होंने कहा नहीं, मेरा रास्ता लोकतंत्र का है, मेरा रास्ता संविधान का है। और संविधान में आपने देखा होगा जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी इज कंप्लीटली रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। और उसने कहा अवसर संविधान देगा, तुम आगे बढ़ोगे। इस व्यक्ति की इतनी बड़ी सोच थी, उसकी आपने एक स्मृति नहीं बनाई, उसको आपने हराया, उसको आपने जलील किया। मित्र सुधांशु त्रिवेदी ने हाउस में बताया है कि एडविना माउंटबेटन को चिट्ठी लिखने में भी कैसे उन्होंने अंबेडकर के नहीं रहने पर संतोष प्रकट किया था, वो मैं क्या बताऊं। तो अपनी खुशी का इजहार वो एडविना माउंटबेटन से भी कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति का आज आप सम्मान करने जा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये ड्रामा बंद करो। कांग्रेस पार्टी स्टॉप ऑल दिस ड्रामा। और बीजेपी की ओर से हम डिमांड करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो बदसलूकी की, जो अपमान किया, उनके नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जो सब डॉक्यूमेंटेड है, पहले उसके लिए माफी मांगो। द कांग्रेस पार्टी मस्ट tender an unconditional apology for the family ruling even now, for all the insult, all the humiliations done to Dr. Ambedkar in his lifetime and to his legacy. First of all, publicly apologize. तब प्रेस करने की बात करो। एक माननीय अमित शाह जी के प्रेस के एक टुकड़े, भाषण के एक टुकड़े को बिना संदर्भ के निकाल कर करके अपनी राजनीतिक हस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश की जनता बहुत परिपक्व है, सब समझती है। और कांग्रेस पार्टी की दाल नहीं गलने वाली। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को तो कोई पद्म भूषण नहीं दिया, पद्मश्री भी नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने उनको हराया, काज रोलकर, उनको 70 में पद्म भूषण दिया। देख रहे हैं, 15,000 वोट से उन्होंने अंबेडकर जी को हराया था। वहां नेहरू जी भी खिलाफ प्रचार करने गए थे। तो कांग्रेस वालों, सारा सबूत हमारे पास है, इस सब लेकर के हम आए और सब देश में हम बताएंगे घुमा करके, हम भी प्रेस करेंगे और कांग्रेस पार्टी का डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का पूरा काला चिट्ठा देश को बताएंगे। मित्रों, बाकी सब आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कभी पार्टीशन के पक्ष में नहीं थे। आपको मालूम है कि उन्होंने ईस्ट बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ उस पर बहुत अपनी टिप्पणी की थी। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ये दिखावा बंद करे। हम जरूर, देखिए, हमारी सोच और कांग्रेस की सोच में क्या अंतर है, ये आज समझना बहुत जरूरी है। और ये मेरी प्रेस का अंतिम विषय है। हम ये मानते हैं कि देश को बनाने में जिसने भी कुछ ईमानदारी से कोशिश की, सबका सम्मान होना चाहिए।
हमारे पुराने पत्रकार जो बैठे हैं उनको याद होगा, अटल जी की सरकार में हम लोगों ने EMS नंबूदरी पात के ऊपर किताब छपवाई थी। मैं उस समय सूचना प्रसारण मंत्री था, अटल जी प्रधानमंत्री थे, और अटल जी ने कहा था देश को जिसने बनाया उसकी स्मृति में किताब छपेगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिला कि नहीं मिला? रामविलास पासवान को मिला कि नहीं मिला? शरद पवार को मिला कि नहीं मिला? अपने घोर विरोधियों का भी हम सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से देश को बनाने की कोशिश की। और बाकी जो डॉक्टर अंबेडकर के लिए हमने किया, सरदार पटेल के लिए किया, तो आप जानते ही हैं। ये बात मैंने पहले भी कही थी, आज का विषय है तो बता दूं। सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको भारत रत्न मिला 1991 में। 42 साल बाद मिस्टर ठाकुर रविंदर सिंह, और श्रीमान मौलाना आजाद मरे 1959 में, 59 में। उनको भारत रत्न मिला 1992 में। 91 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? याद करिए, बोलिए। नरसिम्हा राव थे ना? अगर परिवार के व्यक्ति प्रधानमंत्री होते तो इनको भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को ही देना पड़ता, क्योंकि नरसिम्हा राव थे। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी इज्जत करती है सरदार पटेल की, डॉक्टर हमारे मौलाना आजाद की, क्योंकि दोनों नेहरू के विरोधी थे इसलिए। और यही था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि वो नेहरू जी के विरोधी थे। यह है आपका परिवार का इतिहास, राहुल गांधी। और कृपया कर करके जो आपके महामंत्री कह रहे हैं इट इज अ बैज ऑफ ऑनर, यू आर वेयरिंग ए बैज ऑफ डिसऑनर, ऑफ इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग द लेगेसी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। राहुल गांधी जी, आप सम्मान का बैच लेके नहीं चल रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में, आप अपमान का बैच लेकर चल रहे हैं। और कृपया करके नाटक बंद करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ओपन टू क्वेश्चंस। थैंक यू। तो बी आर अम्बेडकर की विरासत पर कांग्रेस के पाखंड को लेकर एक बार फिर हमलावर हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने बहुत साफ कहा कि शुरुआत से लेकर जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण तक की जो तमाम बदसलूकियां बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हुई हैं, अपमान हुआ है, उसको हम जनता के बीच लेके जाएंगे, क्योंकि वो सारी बदसलूकियां, अपमान दस्तावेजों में दर्ज है। और आज कांग्रेस को उस दौर में जो भी कुछ बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस ने किया है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। तो एक तरह से बड़ा पलटवार कांग्रेस पर, जिस तरह की कांग्रेस लगातार बात कर रही है बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को लेकर, उस पर भारतीय जनता पार्टी अब और आक्रामक अंदाज में सामने आई है। मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।